हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका एसीबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में। स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम गुरु बीजाणु पढ़ भी बोल सकते हैं। गुरु बीजाणु पढ़। और स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? हम जायंग बोलते हैं, याद रखना। तो ये स्त्री केसर है, ये किस प्रकार बना होता है देखो। पहले इसकी हम संरचना देखते हैं स्त्री केसर की। ये क्या है? स्त्री केसर की संरचना है, ठीक है। जो स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये संरचना है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो एक नली टाइप की संरचना है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो फूला हुआ भाग है नीचे की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। और यही तीनों मिलकर आगे किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का। स्त्री केसर, ये तीन संरचना मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर। और इस अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है? इस अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है? इसे हम बोलते हैं बीजांड। और बीजांड के नीचे ये कौन सी संरचना पाई जाती है? इस संरचना को हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। और ये क्या है? पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ। तो ये संरचना मेरी किसकी बन गई है? स्त्री केसर की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। ये अंडाशय है। अंडाशय क्या करता है? आगे चलकर किसका निर्माण करता है? बीज में। अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। और ये बीजांड आगे चलकर किसके बाद? निषेचन के बाद किसका निर्माण करेगा? ये बीज का। याद रखना भी, ये निषेचन के बाद होगा। निषेचन के बाद। अंडाशय निषेचन के बाद फल का निर्माण करेगा, बीजांड निषेचन के बाद बीज का निर्माण करेगा, ठीक है। बस अभी इतना याद रखना कि वर्तिकाग्र स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर का समूह होगा, अगर स्त्री केसर का समूह होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? जायांग, ठीक है। ये पुष्प का कैसा? ये मादा, पुष्प का मादा भाग है, ठीक है। ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि ये बीजांड है, ये स्त्री केसर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्त्री केसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अंडपी और 2 अंडपी। हम देख रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये स्त्री केसर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ये। पहला एक अंडपी एंड बहुअंडपी। एक अंडपी, या इसको लिख सकते हैं एकांडपी और बहुअंडपी। एक अंडपी अर्थात जिसमें एक अंडाशय पाया जाता है, जैसे ये स्त्री केसर है, इसमें कितने अंडाशय? एक अंडाशय। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक अंडपी। तो एक अंडपी किसे बोलते हैं? एक अंडपी किसे बोलते हैं? जिसमें ओनली एक अंडाशय पाया जाता है। जैसे कि ये संरचना है, ये किसकी संरचना है? स्त्री केसर की। तो इसमें कितने अंडाशय हैं? ओनली एक ही तो अंडाशय है, तो इसे बोलेंगे एक अंडपी। इसका एग्जांपल याद रखना, मटर और सेम। तो एक अंडपी में 2 एग्जांपल है, मटर एंड सेम। इसी प्रकार बहुअंडपी, बहुअंडपी किसे कहते हैं? वो स्त्री केसर जिसमें एक से अधिक अंडप होते हैं, ठीक है, या अंडाशय होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। और ये बहुअंडपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वियुक्तांडपी
द्विक्तांडपी और युक्तांडपी। तो ये बहुअंडपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, द्विक्तांडपी एंड युक्तांडपी। द्विक्तांडपी किसे कहते हैं जिसमें द्विक्तांडपी किसे कहते हैं जिसमें जो अंडाशय होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि सपोज दैट इसी प्रकार अगर कोई अंडाशय है तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विक्तांडपी। ठीक है, अर्थात सभी में अंडाशय अलग अलग होते हैं। और युक्तांडपी किसे कहते हैं? युक्तांडपी क्या होता है? सभी के अंडाशय अगर अंडाशय सभी का एकत्रित ओम है, अर्थात सभी के अंडाशय अगर युक्त ओम है तो इसे हम क्या कहते हैं? युक्त अंडपी, मतलब ओनली एक ही अंडाशय हो। अब वर्तिका वर्तिकाग्र अलग अलग हो, जैसे कि ये क्या वर्तिका है, ये वर्तिका और वर्तिकाग्र ये अलग अलग है, इसे हम क्या बोलेंगे? युक्त अंडपी। अगर वर्तिका और वर्तिकाग्र ये अलग अलग है, एक है, और अंडाशय अलग अलग है, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विक्तांडपी अंडपी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है देखो, तो युक्त अंड में क्या होते हैं कि जो अंडाशय होते हैं वो कैसे होते हैं? युक्त होते हैं, एक ही अंडाशय होते हैं, और वर्तिका वर्तिकाग्र अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल किधर है? देखो इधर लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल है पेपावर या अफीम, इसको पोपी भी बोलते हैं। ठीक है, पोपी प्लांट। अफीम को क्या बोलते हैं? पोपी प्लांट, याद रखना, पोपी प्लांट। और दूसरा एग्जांपल है गुड़हल। तो इसके 2 एग्जांपल याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसके? युक्तांडपी के। पहला पेपावर या अफीम जिसे बोलते हैं पोपी प्लांट, ना कि पप्पी प्लांट। ठीक है, पोपी प्लांट और गुड़हल। इधर एग्जांपल युक्तांडपी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? माइचेलिया, माइचेलिया, चंपा, कमल और गुलाब। तो ये किसके एग्जांपल है मेरे? द्विक्तांडपी। तो द्विक्तांडपी 3 या 4 एग्जांपल हो गए, माइचेलिया, चंपा, कमल, गुलाब। इधर युक्तांडपी के 2 एग्जांपल है, पेपावर अफीम जिसे क्या बोलते हैं? पोपी प्लांट बोलते हैं, और गुड़हल। तो ये हम देख चुके हैं कि स्त्री केसर के बारे में। लघु बीजाणु पट जिसे बोलते हैं, ये मादा भाग होता है। इसकी मैंने संरचना देखी, इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर। और ये स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडापी, एक बहुअंडपी। एक अंडपी किसे बोलते हैं? जिसमें ओनली एक अंडाशय पाया जाता है, जैसे कि मटर एंड सेम में। इसके बाद बहुअंडपी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विक्तांडपी एंड युक्तांडपी। युक्तांडपी किसे कहते हैं? जिसमें अंडाशय संयुक्त होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? युक्तांडपी बोलते हैं, जैसे कि पेपावर अफीम या पोपी प्लांट या गुड़हल। इसके बाद द्विक्तांड की एग्जांपल है माइचेलिया, चंपा, कमल, गुलाब। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम स्त्री केसर की संरचना देख चुके हैं, अब देखेंगे हम गुरु बीजाणु दानी किसे कहते हैं। मैंने उस पुंकेसर में क्या देखा था? लघु बीजाणु दानी। तो अब इधर हम क्या देखेंगे? गुरु बीजाणु दानी। तो गुरु बीजाणु दानी किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु दानी। और इसी गुरु बीजाणु दानी का दूसरा नाम क्या है? बीजांड। बीजांड की संरचना याद रखना, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है ज्यादातर। तो गुरु बीजाणु दानी या बीजांड की
बीजांड की संरचना। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले बीजांड की संरचना किस प्रकार बनती है। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे बनाना किस प्रकार बनता है बीजांड की संरचना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार बनाएंगे और सबसे पहले मैं इतना इसको बनाएंगे, इसके बाद इस संरचना को इस प्रकार बना देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी बीजांड की संरचना। एक बार आप देखो, इतना बना लोगे, इसके बाद इसके अंदर एक लेयर और बनाएंगे हम, जिसके इसके अंदर तो ये किसकी संरचना बनेगी, मेरी बीजांड की संरचना बन जाएगी। ठीक है, याद रखना किस प्रकार बनाएंगे, पहले इसको इस प्रकार करेंगे, फिर इसको इस प्रकार बनाएंगे, आगे चलकर इस प्रकार। तो आई होप कि बीजांड की संरचना आप बनाना सीख गए होंगे। अब देख रहे हैं हम इसका चित्र किस प्रकार, इसका सचित्र वर्णन कर रहे हैं। तो मैंने ये क्या बनाया, बीजांड की संरचना बनाई है। सबसे पहले हम इसके नाम लिखेंगे। ये इसमें दो लेयर होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अध्यावरण। अध्यावरण। इसके बाद ये द्वार है, ये चित्र किसका बनाया मैंने, बीजांड का। तो ये द्वार है, ये छिद्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इस छिद्र को हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार। और जस्ट बीजांड द्वार के विपरीत के भाग को, ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे, चलाजा। क्या बोलेंगे, चलाजा या निभाग। निभाग किसे बोलते हैं, बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत के भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। यह संरचना है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरा या प्लेसेंटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को बोलते हैं हम ब्रूड कोश। क्या बोलेंगे, ब्रूड कोश। और ये संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं हम नाभिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइलम। नाभिका का कार्य क्या है, यह संरचना किसकी है, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी संरचना को, ये संरचना है जो है, ये संरचना है, इसको हम बोलते हैं बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ। और ये संरचना है जो बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जुड़ती है। ये संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, और ये संरचना क्या है, बीजांड काया, बीजांड काया या बीजांड शरीर। बीजांड शरीर। ठीक है, अर्थात जब हम बीजांड को हटा देते, ये बीजांड ग्रंथ है, इसको हम हटा दें तो ये पूरी संरचना इतनी मैंने दर्शाई है, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, बीजांड काया या बीजांड शरीर। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक चफेरे में तुम्हारा हम काया बदल देंगे। तो काया क्या होती है, शरीर, चेहरा, मतलब एक चफेरे में तुम्हारी चेहरा बदल देंगे या शरीर बदल देंगे। ठीक है, तो हम इसी काया को क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो बीजांड काया को क्या बोलेंगे, बीजांड शरीर। अब क्वेश्चन आता है कि बीजांड काया या बीजांड, यह संरचना किसकी है, बीजांड की है। तो बीजांड काया या बीजांड शरीर को बीजांड ग्रंथ से कौन जोड़ता है, इस बीजांड शरीर को, इस बीजांड शरीर को बीजांड ग्रंथ से कौन जोड़ता है, तो नाभिका। तो इस नाभिका का कार्य क्या है, इस नाभिका या हाइलम का कार्य क्या है, ये इंपोर्टेंट है। ये क्या कार्य करता है, ये बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ता है। ये बीजांड काया को, बीजांड काया या शरीर को किससे जोड़ता है, बीजांड ग्रंथ
से जुड़ता है, याद रखना। याद रखना ये 2 नंबर, अर्थात ये समझ लो कि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जाता है ऑप्शन में पूछा जाता है नीट के लिए, याद रखना। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि बीजांड काया को बीजांड ग्रंथ से कौन जोड़ता है? नाभिका जुड़ता है। इस नाभिका का कार्य क्या है? ये संरचना है, इसका कार्य क्या है? ये बीजांड काया या बीजांड शरीर को बीजांड ग्रंथ से जोड़ता है। अपरा का कार्य क्या है? ये अपरा क्या करेगी? ये अंडाशय जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। अपरा बीजांड ग्रंथ को अंडाशय से जोड़ता है। कौन? अपरा। इस अपरा का कार्य क्या है? ये बीजांड ग्रंथ को किससे जोड़ेगा? अंडाशय से जोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो ये संरचना है, ये संरचना में आगे चल के देखेंगे क्या, लेकिन यहां बता दे रहे हैं। ये ऊपर की जो 3 कोशिका है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथमुखी कोशिका। प्रथमुखी कोशिका या सेल या प्रतिव्यासत कोशिका भी बोल सकते हैं। किसको? प्रतिमुखी कोशिका को। इसके बाद यह ब्रूड कोश हो गया। ये बड़ी सी सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रक कोशिका। केंद्रक कोशिका। और इस केंद्रक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है, इसे हम क्या क्या बोलेंगे? ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। और इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय केंद्रक भी बोलते हैं, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद ये बड़ी सी कोशिका, इसको क्या बोलेंगे? अंडकोशिका। और अंडकोशिका की दोनों साइड ये 2 कोशिका, इसे हम क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका या सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सहायक कोशिका और अंड कोशिका ये आगे चल के किसका निर्माण कराएंगे? अंड समुच्चय का, वो मैं आगे देखूंगा। तो ये संरचना मेरी किसकी बन गई? बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ठीक है, ये 2 नंबर में आती है। तो बीजांड का दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु दानी। इसमें सबसे पहले मैंने इस चित्र को बनाया, किस प्रकार बनता है मैं बता चुका हूं। इसमें 2 लेयर होती हैं, एक बाहरी लेयर होती है, एक अंदर की लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण बोलते हैं। इसमें एक जनन छिद्र, इसमें एक छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। और बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे? निभाग बोलते हैं। इसमें बीजांड ग्रंथ पाया जाता है। इस जो बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड को किसके द्वारा जोड़ता है? मतलब जो बीजांड का शरीर है, ये बीजांड का शरीर है, इसको बीजांड ग्रंथ से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो नाभिका के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। इस अपरा का कार्य क्या है? ये अपरा बीजांड ग्रंथ को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक संरचना देखी, बीजांड के अंदर एक संरचना देखी जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रूड कोश बोलते हैं। ये ब्रूड कोश के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक प्रतिमुखी कोशिका पाई जाती है, और इसके अंदर एक केंद्रक कोशिका होती है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं द्वितीय केंद्रक। और इसमें एक अंड कोशिका पाई जाती है और 2 सहायक कोशिका पाई जाती हैं। तो ये मेरी बीजांड की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। इसकी थ्योरी आपको सब कंप्लीट मिल जाएगी, बता देंगे कहां मिलेगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं बीजांड की संरचना देख चुका हूं, जिसका दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु दानी। अब मैं देखूंगा कि बीजांड की संरचना के अंदर क्या पाया जाता था? ब्रूड कोश, ब्रूड कोश पाया जाता, ठीक है। तो हम देखें ब्रूड कोश की संरचना किस प्रकार बनती है। और ये ब्रूड कोश की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूड कोश की संरचना ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इससे नीट से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस ब्रूड कोश का दूसरा नाम क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। तो ब्रूड कोश की संरचना, इसका दूसरा नाम क्या है? मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो हम देखें ब्रूड कोश की संरचना किस प्रकार बनती है।
तो ये मेरी संरचना किसकी बन गई? ब्रूड कोश की संरचना। ठीक है, ब्रूड कोश की संरचना बन गई। अब इसका हम क्या लिखेंगे? सचित्र वर्णन करेंगे। इसमें जो सबसे ऊपर की कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और ये प्रतिमुखी कोशिका होती हैं, ये कैसी होती हैं? आगुणित। याद रखना हमेशा, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्रतिमुखी कोशिका कैसी होती हैं? आगुणित होती हैं। ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। इसके बाद ये प्रतिमुखी कोशिका कितनी होती हैं? प्रतिमुखी कोशिका कितनी होती हैं? 3 होती हैं, याद रखना। आगुणित। ये आगुणित संरचना है और कैसी होती है? 3 कोशिका होती है। कौन सी? प्रतिमुखी कोशिका। इसके बाद ये जो बड़ी सी कोशिका से बोलते हैं केंद्रक कोशिका। केंद्रक कोशिका। और ये केंद्रक कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ये 2n बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 2 कोशिका पाई जाती, 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। और इसी ध्रुवीय केंद्रक का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक। इसे द्वितीय केंद्रक हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, 1 और 2। इसके बाद इसमें एक बड़ी सी कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंड कोशिका। और अंड कोशिका के दोनों ओर 2 सहायक कोशिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय। ये याद रखना हमेशा कि अंड समुच्चय का निर्माण कौन करता है? अंड कोशिका और सहायक कोशिका। ये नीट के लिए इंपोर्टेंट है और बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो अंड समुच्चय का निर्माण कौन करता है? अंड कोशिका और सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका कैसी संरचना होती है? आगुणित होती है। अंड कोशिका भी कैसी संरचना होती है? आगुणित होती है। सहायक कोशिका कितनी होती है? ये सहायक कोशिका 2 होती है। अंड कोशिका कितनी होती है? 1 होती है। केंद्रक कोशिका कितनी होती है? 1 होती है। और प्रतिमुखी कोशिका कितनी होगी? 3 होगी। और जो सहायक कोशिका है इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? तंतु रूपी उपकरण। तंतु रूपी उपकरण या फिलिफॉर्म संपुट। या फिलिफॉर्म संपुट, याद रखना। तो ये जो सहायक कोशिका ऊपर एक संरचना पाई जाती है जो कैसी होती है? तंतु रूपी संरचना होती है जिसका नाम क्या है? फिलिफॉर्म संपुट जिसे हम बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? इस फिलिफॉर्म संपुट इसका कार्य क्या है? ये क्या कार्य करेगी? तो ये पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। ये पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। कौन? ये फिलिफॉर्म संपुट का कार्य क्या है? ये याद रखना हमेशा। ये सभी इंपोर्टेंट जिसके इस टॉपिक के जितने भी पॉइंट है ये सभी इंपोर्टेंट है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये फिलिफॉर्म संपुट का कार्य क्या है? ये पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। किसके द्वारा? ये जो फिलिफॉर्म संपुट है ये क्या करता है? ये बोरॉन का सिक्रेशन करता है। बोरॉन बी का सिक्रेशन या स्रावित करता है। बी को स्रावित करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? ये बोरॉन को क्या करता है? ये सिक्रेशन करता है। कौन? फिलिफॉर्म संपुट। पूछा जाएगा कि ये फिलिफॉर्म संपुट कहां उपस्थित होती है? तो सहायक कोशिका के ऊपर उपस्थित होती है। क्या? फिलिफॉर्म संपुट। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और आया कि इस भ्रूण कोश की संरचना में कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिका पाई जाती है? तो इस भ्रूण कोश में कितने केंद्रक पाए जाते हैं ये बताओ, और कितनी कोशिका पाई जाती है? तो देखो फिलिफॉर्म संपुट, अब इसमें कोशिका कितनी होती है?
तो इसमें कोशिका कितनी होंगी? 1 2 3 4, 4 एक बड़ी सी कोशिका होगी, केंद्रक कोशिका 4 5 6 7। तो इसमें कितनी कोशिका हो जाएंगी? 7। 1 2 3 1 4 5 6 7। तो ये कितनी कोशिका हो जाएंगी? 7 कोशिका हो जाएंगी। तो 7 कोश की संरचना है। ये कैसी संरचना है? 7 कोश की है। तो भ्रूण कोश कितने कोश की संरचना होती है? 7 कोश की संरचना होती है। और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, ये सभी को पता होगा। एक कोशिका में एक केंद्रक तो पाया जाता ही है। तो 7 कोशिका है, तो 7 कोशिका में कितने केंद्रक हो जाएंगे? 7। लेकिन ये जो केंद्रक कोशिका है, इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने? द्वितीय केंद्रक अर्थात 2 केंद्रक। जो बड़ी सी कोशिका है, इसमें कितने केंद्रक हैं? 1 2। तो कितने केंद्रक हो जाएंगे? 1 केंद्रक, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस भ्रूण कोश में कितने केंद्रक हो जाएंगे? 8 केंद्रक। तो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है। 8 केंद्रकीय संरचना है। तो यहां से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भ्रूण कोश कैसी संरचना है? 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम। पॉलीगोनम भ्रूण कोश। किसे बोलते हैं? ऐसी संरचना जिसमें 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक संरचना पाई जाती है, ऐसा भ्रूण कोश जिसमें 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, जिसे हम नाम क्या देंगे? पॉलीगोनम भ्रूण कोश नाम देते हैं, याद रखना। तो पॉलीगोनम भ्रूण कोश में कैसी संरचना होती है? 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना होती है। तो ये मेरी संरचना कौन सी बन गई है? भ्रूण कोश की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। इसी को क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन आ सकता है, क्या भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद नर युग्मक है या नहीं है? तो ये नर युग्मक नहीं, मादा युग्मक। मादा युग्मक है या नहीं है? तो ये नहीं है, याद रखना हमेशा। मादा युग्मकोद्भिद ये मादा युग्मक नहीं है। मादा युग्मक किसे कहते हैं? अंडकोशिका को। जो ये अंडकोशिका है, इसको हम क्या बोलेंगे? मादा युग्मक, याद रखना। तो मादा युग्मक किसे बोलते हैं हम? अंडकोशिका को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं, ना कि मादा युग्मकोद्भिद को मादा युग्मक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। तो ये मेरी संरचना किसकी बन गई है? भ्रूण कोश की संरचना बन चुकी है। और ये भ्रूण कोश ये कैसी संरचना है? अगुणित। याद रखना, कैसी संरचना है? अगुणित। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रूण कोश कैसी संरचना है? अगुणित हैप्लॉइड संरचना पाई जाती है। तो ये कंप्लीट होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रूण कोश की संरचना किस प्रकार बनती है। तो मैंने देखा था इसमें कि इसमें एक 3 प्रतिमुखी कोशिका पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि इसमें एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बड़ी सी एक केंद्रक कोशिका होती है, जिससे में 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है। जिससे द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक हम बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक बड़ी सी कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडकोशिका। ये कैसी होती है? अगुणित होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। इसके बाद इसमें 2 सहायक कोशिका होती हैं, 1 2, जो अंड कोशिका के दोनों साइड पाई जाती हैं। और सहायक कोशिका और अंड कोशिका ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंड समुच्चय का निर्माण कौन करता है? तो 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण होता है। ओके। इसके बाद मैंने देखा कि जो सहायक कोशिका है, इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जो कैसी होती है? तंतु रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म संपुट बोलते हैं। ये फिलिफॉर्म संपुट क्या करता है? एक बोरॉन, ये एक रसायन का सिक्रेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोरॉन। बोरॉन आप सभी लोग जानते होंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये बोरॉन का सिक्रेशन करता है, और ये बोरॉन क्या करेगा? जो पराग नलिका है, जब परागण प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो वर्तिकाग्र से पराग नलिका का निर्माण करती है, तो उस पराग नलिका को ये क्या करती है? रास्ता प्रदान करती है। ये क्या करती है? इसको रास्ता प्रदान करती है।
इसके बाद मैंने देखा कि इस भ्रूण कोश की संरचना में कितने केंद्रक व कितनी कोशिका पाई जाती हैं। तो मैंने देखा इसको, तो इसमें सात कोशिका मतलब 7 कोशिका पाई जाती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए मैं इसको बोलते हैं 7 कोशिका 8 केंद्र की संरचना कहते हैं। और ऐसा भ्रूण कोश जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल भ्रूण कोश बोलते हैं। यह भ्रूण कोश कैसी संरचना होती है, अगुणित संरचना या हैप्लॉइड संरचना पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या, मादा युग्मकोद्भिद। कभी कभी भ्रूण कोश की संरचना के जगह ये लिख के आ सकता है कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि मादा युग्मकोद्भिद क्या मादा युग्मक है या नहीं है, तो ये मादा युग्मक नहीं है, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या पाया जाता है, मादा युग्मक पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अंडकोशिका बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं भ्रूण कोश की संरचना देख चुका हूं, अब मैं देखें अब